जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे बीपीएससी टीआरई 3 जो समापन पे है और बीपीएससी टीआरई 4 में आप लगे भी होंगे। हम फिलहाल बात करने वाले हैं, हमारे हाथ में आप देख रहे होंगे ये बिहार सरकार का हमारे पास पुराना बुक है। जब मैं नीचे के स्तर का है, जब बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, बहुत दिन बाद ये किताब मैं अपने अपने घर में ढूँढा तो ये बुक था। बहुत पुरानी बुक है, जो मैं इसको पढ़ा था, बहुत अच्छे से मैंने इसको पढ़ा। ये बुक को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए आपके बीच में कुछ रखना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे सर अब समय नहीं है, बीपीएससी टीआरई 4 कब आएगा, जल्दी आ जाएगा। देखिए साहब, मुझे उसका नहीं पता। इतना पता है कि बहाली आपका आएगा। लेकिन आपको जितना समय मिल रहा है समझिए आपके अच्छे के लिए है। और समय जैसे-जैसे बढ़ेगा, वैसे-वैसे कॉम्पिटिशन भी आपका टफ होगा। क्योंकि पढ़ाई सब कर रहा है। तुम्हारे जितने भी साथी बीपीएससी वाले हैं, मैं फिर बोल दूँ, आप कम से कम बिहार सरकार का जो कहते हैं ना ये बिहार सरकार है, ये फिलहाल क्या है, देखिए हम जो बात करने वाले हैं आपको हम देखिए हम बात करने वाले हैं कि आप अगर बीपीएससी दे रहे हैं, मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, आप अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बीपीएससी को समझना होगा। ये बीपीएससी प्रश्न कैसा पूछता है, कौन-सा किताब पढ़े, क्या पढ़े, वो बात की बात है। फिलहाल हम इतना ही जानते हैं कि बिहार सरकार अगर आप बीपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं बीपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसमें आपको और खासकर शिक्षक बनने वाले जो हैं, टीआरई 4 वाले साथी, उनके लिए एक बात हम कहेंगे आपको, ठीक है? चूँकि जीएस सब में पूछ रहा है, जनरल स्टडीज़ सामान्य अध्ययन, उसमें विज्ञान भी आता है, सामाजिक विज्ञान भी आता है ना? तो हम जो बात करने वाले हैं, वो छठी से लेके 10वीं तक का हम हमेशा बोल रहे हैं कि आप पढ़िए। एनसीईआरटी तो पढ़ना है, लेकिन आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये भी आपका कवर होना चाहिए, एससीईआरटी यानी ये जो बिहार सरकार वाली है। एनसीईआरटी तो द बेस्ट है, लेकिन अगर एससीईआरटी को भी अगर आप पढ़ लेते हैं, तो समझिए आपका 90% कवर हो जाएगा और कोई दिक्कत आपको नहीं होगा जीएस में। बाद बाकी आप समझदार हैं, आप पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ हम कहने के लिए आए हैं, इस बुक हम फिलहाल छठी को खत्म कर देते हैं, ये इतिहास है, अतीत से वर्तमान। इसमें लगभग कितने चैप्टर हैं, ये आपको मैं बता दूँ, लगभग 14 चैप्टर हैं और सभी चैप्टर आप बोलेंगे सर, कुछ लोग बोलेंगे सर ये पढ़ ले, देखिए सर वन लाइनर ही होता है। आप बुक से दोस्ती कीजिए, दोस्ती का मतलब होता है जब आपके दोस्त होते हैं, उनसे आप बात करते होंगे, जैसे आप मेरा दोस्त है अभी, मैं कैमरा पे आपको बताता हूँ या पढ़ाता हूँ, तो कैसे? कोई है तो नहीं सामने में फिलहाल, लेकिन मुझे एहसास होता है कि आप मेरे सामने हो। तो इस किताब से, किसी भी किताब को पहले पूरा पढ़िए, अभी समय है आपके पास। मान लीजिए 14 चैप्टर है, अगर सही से पढ़े 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। अब बच्चा में ही पढ़े होंगे आप 6वीं क्लास में, लेकिन अब पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम देना है। तो हम अतीत से वर्तमान, ये इतिहास है, कक्षा 6वीं की बुक है, इसको हम लेके चलते हैं और ध्यान से आप बने रहिएगा। ध्यान से आप बने रहिएगा। ये बुक देख लीजिए आप, यहाँ मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। यही बुक है, समग्र शिक्षा अभियान, जो मुफ्त में मिलता है बिहार सरकार, कक्षा 6वीं से है। अतीत से वर्तमान, यानी कहें तो ये इतिहास का बुक है। भाग 1 कक्षा 6वीं के लिए होता है, भाग 2 कक्षा 7वीं के लिए और भाग 3 होगा वो कक्षा 8वीं के लिए। ठीक है? तो इतिहास का हम अभी फिलहाल कक्षा 6वीं आपको हम पढ़ाएँगे, यानी क्लास 6 पढ़ाएँगे। ठीक है? चलिए। तो ध्यान से बनिएगा, हम पहला चैप्टर आज पढ़ाएँगे। हो सकता है वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप बनिए, बने रहिएगा तो आपको खुद अच्छा लगेगा, कि वाक़ई में सर आपने कुछ पढ़ाया। और कक्षा 6वीं में ही आपको बताया गया कि आपको कक्षा 6वीं में क्या-क्या पढ़ना है। समझिए बात को आप, क्या-क्या पढ़ना है, जो 14 चैप्टर है, उसका सारी बातें आपको अध्याय 1 जो कक्षा 6वीं का जो भाग 1 में हम आपको पढ़ाएँगे, टोटल कितने चैप्टर है उसको हम दिखाते हैं पहले। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा प्लीज़, ये देखिए। टोटल चैप्टर कितने हैं? पहले ये देखिए आप। दिखाई देगा? क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा। हम इसीलिए बोल रहे हैं क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है? क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा प्लीज़। मोबाइल जो ऐसे देखते हैं आप, मोबाइल जो ऐसे देख रहे हैं, यहाँ पर जाके आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्वालिटी। क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिएगा, तो अच्छा रहेगा। क्वालिटी कम से कम 420 कर लीजिएगा। इससे ऊपर आप जितना भी जाएँ अच्छा रहेगा। 420 पी कर लीजिए जिससे कि आपका क्वालिटी दिखेगा।
सबसे पहले बता दें जो ये छठी क्लास का जो बुक है, इसमें आपको चैप्टर कितने हैं? ये टोटल आपको 14 चैप्टर है। तो 14 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है, बहुत सारे जगह बताएँगे ये कुछ नहीं है। बिल्कुल, यहाँ से प्रश्न आपके नहीं बनेंगे, क्योंकि अतीत का मतलब ही होता है जो बीत गया। जो बीत गया, किन्हीं का सिलेक्शन मान लीजिए टीआरई 2 में नहीं हुआ, तो टीआरई 3 में हुआ। तो टीआरई 2 में जो गलती किए होंगे, वो भी तो अतीत है, जो बीत गया, उससे सीख के टीआरई 2 में चयन हुआ। तो जो टीआरई 4 में बैठ रहे हैं, तो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 2 में 3 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हो, वो सब अतीत हो गए, जो बीत गया। लेकिन अगर उससे सीख के फिर एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। यही है अतीत से वर्तमान, यानी वर्तमान में जीना, लेकिन अतीत को जानना होगा, यानी पास्ट को जानना होगा। लेकिन जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको इतना ही बताया गया कि दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां चैप्टर में क्या-क्या पढ़ाएँगे, ये आपको पहला चैप्टर में ही बता दिया गया। तो इसीलिए पहला चैप्टर आपको जानना चाहिए कि ये 14 चैप्टर जो है, पहला छोड़ के 2, 3, 2 से लेके 14 चैप्टर कब कैसे पढ़ना है, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया गया है। तो आज हम इसको कवर करते हैं और प्लीज़ अच्छे से बने रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हम आपको दोस्ती करना सिखा रहे हैं। किताब से मोहब्बत कीजिए, किताब को गले नहीं लगाना है, किताब से वो मोहब्बत कीजिए, क्योंकि देखिए आप इसको पढ़िएगा ना, याद करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप बस पढ़िए। कहते हैं ना, पढ़ना ही सबसे बड़ा दोस्त होता है और पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। अब स्टार्ट करें, बहुत लंबा सेशन हो गया, चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा अतीत आज हम ये 5 पेज में है, आज इसको हम शुरुआत करेंगे। आज का जो मेरा क्लास होगा इसी पे आधारित होगा, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पीडीएफ कैसे मिलेगा बताइएगा, तो उसपे नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। क्वालिटी प्लीज़ बढ़ा लीजिए, दिखाई देगा? कोई दिक्कत साहब? बहुत मन लगेगा साहब, बहुत मन लगेगा, आप बस बने रहिएगा, प्लीज़ बने रहिएगा, बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अध्याय 1 है, हमारा अतीत। अतीत से ही लगता है कि आप बीते हुए दिन की बात करना चाहते हैं। अतीत से ही लगता है कि हम बीते हुए दिन की बात करना चाहते हैं। फिर भी देखते हैं ये क्या कहते हैं। इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, जैसे मान लीजिए बीपीएससी तैयारी 4 दे गए, जो गलती आप पिछले एग्जाम में कर चुके हैं, मान लीजिए बचपन में आप सही से नहीं पढ़ाई किए होंगे, कोई नहीं करता है। हम लोग मस्ती करते थे, खेलने खेलने के लिए भागते थे। लेकिन उस गलती को आप समझते होंगे कि नहीं पढ़े होते तो आज हमें दिक्कत नहीं होता, और प्रश्न यहीं से बनता है। तो इसीलिए अतीत यानी बीते हुए से सीखना है और वर्तमान में सीख के काम करना है, और भविष्य के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं, ये हमें अतीत सिखाता है। यही इसका मतलब है। आपको दिखाई देगा? दिखाई देगा? देखिए क्या दिया है। और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। जो हम समाज है, जो हम लोग मनुष्य हैं, ये मानव समाज जो बना है क्या? वो सीख-सीख के बना है। हमारे भी पूर्वज होंगे, तब हम लोग यहाँ तक आए हैं। हमारे भी पीढ़ी होंगे ना, तो अतीत से सीख के वर्तमान में आए, और हमारा बच्चा, हमारा बेटा-बेटी क्या है? वो भविष्य है। तो हमारा समाज जो है, यह इतिहास जो है क्या है? मानव समाज, जो समाज में हम हैं, वह इसकी स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है, आप अगर अपने इतिहास को, बहुत सारे लोग बोलेंगे इतिहास क्यों पढ़े? क्या ज़रूरत है? इसीलिए इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास पढ़ते क्यों हैं? चूँकि बीते हुए काल में क्या घटना घटा, कैसे क्या हुआ, उसकी जानकारी अगर हम सभी के पास होगा, तो आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं भविष्य में, और वर्तमान में तो करना ही है, ये हमें बताता है। तो वह अपने वर्तमान को अच्छी तरह से नहीं समझ सकता है। समझ गए बात हम क्या बोल रहे हैं? तो अतीत, हमारा अतीत ही हमारा वर्तमान होता है, और इसी वर्तमान से हम भविष्य का निर्धारण करते हैं। अतीत के बारे में कोई पूछे, सीधा-सा बात, अतीत मतलब बीता हुआ समय तो होता ही है, लेकिन अतीत क्या सिखाता है? अतीत हमें ये सिखाता है कि हम बीते हुए काल से, बीते हुए समय से सीखना है, वर्तमान में काम करना है, और भविष्य की योजनाओं, भविष्य में क्या कर सकते हैं, इस पे हम विचार-विमर्श कर सकते हैं। यही हमारा अतीत है। पूरे 5 पेज का जो ये पहला चैप्टर है, उसका सारांश ये है। ये जो है अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब कुछ कहना चाहता है। समझ गए ना आप? चलिए आगे बढ़ें। चलिए, पढ़े? पढ़े आप बने हुए हैं ना?
आप बने हुए हैं ना, भाग तो नहीं गए आप, कितने भाग गए होंगे, लेकिन साहब बने रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं फिर बोल दूं, अध्याय 1 जो चैप्टर 1 है, क्लास 6 का हिस्ट्री का ये जो चैप्टर है, इसमें बस ये बताया गया, फिर बोल दे, जो कक्षा 6 में 14 चैप्टर है इतिहास में, तो 13 चैप्टर में क्या-क्या पढ़ना है आगे, उसके बारे में ये अध्याय 1 में बताया है। अध्याय 2 यानी चैप्टर 2 से आपके प्रश्न बनते हैं। इसमें आपको बताएँगे कि इतिहास के बारे में जानना चाहिए। हम चाहते तो उसको स्किप भी कर सकते थे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी समाज में रहते हैं। यही समाज हमारे माता-पिता, परिवार, गाँव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैला है। आपने आपने पढ़ा होगा कि आज की दुनिया एक वैश्विक गाँव है। आपने पढ़ा है ना कि ग्लोबल आज हम कहीं घूमते हैं, आप भी घूमते हैं, आप भी विदेश के भ्रमण पे जाएँगे। आज पूरा देश, पूरा विश्व एक गाँव हो गया है। क्यों? इसीलिए गाँव हो गया क्योंकि आसानी से वहाँ हम बातचीत कर सकते हैं। आसानी से एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। यानी हम जो मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। हम जो प्राणी हैं, जो मनुष्य है, वो क्या है? समाज में रहकर ही कुछ बुद्धि का विकास होता है और समाज में ही रहना है। इसीलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो हमारे माता-पिता हैं, जो परिवार है, गाँव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैल गया। आगे बढ़ते हैं। क्या हमारा समाज सदा से ऐसा ही था? हमारा जो समाज है, मानव समाज, क्या हमेशा से ऐसा ही था? ये प्रश्न है। इसका धीरे-धीरे विकास हुआ है। इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है, जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। हमारे जो बीते हुए काल होंगे, कैसे पता लगता है कि इस काल में रामायण रामायण पुस्तक लिखा गया, महाभारत घटना घटी, राम जी आए, ये सब बीते हुए काल है। तो कहाँ से? तो पुरातात्विक अवशेष जो कहीं न कहीं मिला है या किताब में लिखा हुआ साहित्यिक से मिला है, तो इतिहास के बारे में पता चलता है। इसके अलावा अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती, बल्कि जमीन के नीचे दबे हुए पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों में मिलती है। यानी कोई पूछेगा इतिहास का पता कैसे चलता है? अभी आपको कक्षा 6वीं की बुक पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं? ये बुक था, मेरे पास था या शिक्षा विभाग के पास है, जो मार्केट में बिक रहा है, तभी तो आपको हम कक्षा 6वीं की बुक पढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार इतिहास का पता कैसे चलता है? या तो पौराणिक कथाओं से, या लिखित किताबों से, साहित्य से, या कहें तो ज़मीन के अंदर से जो अवशेष मिलते हैं। ज़मीन के अंदर से जो हमें अवशेष मिलते हैं, कहें तो सिक्के, सिक्का मिलता है, कौन-सा राजा बनवाया, सिक्का मिला या अभिलेख अभिलेख मिला, उससे पता इतिहास का चलता है। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। कौन काल भाई? ऐसे काल जिसमें ज़मीन के नीचे से दबे पुराने अवशेष जो मिलते हैं, ये सब कौन-सा काल है? पूर्व ऐतिहासिक काल। सबसे पुराना काल वही था। आगे बढ़ते हैं। बहुत से ऐसे समाज भी है विशेषकर कबायली। कबायली का नाम सुनते होंगे, कबायली या जनजातीय समाज हमारे साथ इसी युग में ही जी गए हैं, लेकिन उनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया। आप आजकल देखते होंगे जो मतलब कहते हैं ना महाराणा प्रताप के खानदान के हैं, कबायली लोग जो कहीं टेंट गाड़ के खाना-पीना खाते हैं, रोज़गार करते हैं, तो उसका कहीं पता लगता है कि कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्योंकि उसका इतिहास नहीं लिखा गया। आज मान लीजिए हमारे दादा-परदादा इतिहास लिखे होते कि हमारा ऐसे खेत आया, ऐसे वंशज आया। जैसे मान लीजिए आज महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया, गांधी के बारे में लिखा गया, है ना? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू तो इतिहास लिखा ना बाबर के बारे में, अकबर के बारे में, हुमायूँ के बारे में। तो हम लोग के समय में उतने समझदार नहीं थे। तो जो समझदार थे इतिहास लिख गए और उसी इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आप भी कुछ सीखिए इतिहास से। जैसे मैंने ये सीखा कि जीवन में जब मैं अंतिम पड़ाव पे होऊँगा तो अपना इतिहास लिखूँगा कि मैंने बीते ज कब मैंने मैट्रिक किया, कब मैंने इंटर किया, कब मैंने जॉब किया, कब मैंने कहाँ गया, कैसे-कैसे मैंने किया, काम किया, कैसे मैंने पढ़ाया, आपसे मोहब्बत कैसे हो गई। तो ये भी इतिहास में लिखूँगा, एक किताब लिखूँगा और लिखना भी चाहिए और आपको भी लिखना चाहिए। चलिए, उनके बीच जो किंवदंतियाँ हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, किस्से, कहानियाँ, रीति-रिवाज प्रचलित हैं। उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं। तो आपको जो अंदाज़ा हुआ होगा कि इतिहास को जानने के साधन या सोर्स अनेक है और विभिन्न प्रकार है।
कहने का मतलब ये हुआ इतिहास ऐसा नहीं कि इतिहास आपको किताब से ही पता चलेगा। किताब से ही पता चलता है, कुछ चीज़ ज़मीन के अंदर से निकलता है, तो पता चलता है कि किस कालखंड में घटना घटी, क्या कहाँ से आया। तो इतिहास के अनेक सोर्स हैं। इतिहास के बारे में पता, अतीत के बारे में पता कहाँ से चलता है, अनेक और विभिन्न प्रकार के हैं। इन्हीं तमाम साधनों या सोर्सों के आधार पे इतिहासकार हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति कैसी हुई, हम जो मानव समाज है, होमो सेपियंस जिसको कहते हैं, साइंटिफिक नेम है, हम जो मानव है, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, हमारे वंशज कौन थे, ये सब कैसे पता चलेगा? तो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसने कैसे साथ मिलकर रहना आरंभ किया, यानी मानव कैसे एक दूसरे के साथ समाज में रह के घुल मिल के सामाजिक प्राणी बना, ये तमाम बातें चलिए आगे देखते हैं। कैसे अपने जीवन की जो मनुष्य है, कैसे अपने जीवन की ज़रूरतें पूरी की, कैसे शिकार करके और कैसे कंद-मूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया, कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकलकर मकान बनाकर उनमें रहना शुरू किया, कपड़े पहनना आरंभ किया, आग के उपयोग को जाना, औजार, हथियार बनाए, दूरस्थ स्थानों तक यात्रा के लिए सवारी का उपयोग सीखा, व्यापार किया, मुद्रा उपयोग आरंभ किया, राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया, उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए, कैसे साम्राज्य संगठित हुए और धीरे-धीरे बिखर गए। ये तमाम बातें ये बताती है कि जो मानव समाज है, जो हम जिस समाज में रहते हैं, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई? हमारा भी कोई वंशज होगा, है ना? तो हम कैसे कपड़ा पहने, कैसे पशुपालन किए, कैसे धीरे-धीरे घर बनाए, मकान आज बना लिए। आज हम मनुष्य यहाँ पहुँच गए डिजिटल, आज हम लोग इस पे पढ़ा रहे हैं डिजिटल पे। कभी चॉक से पढ़ाते थे हमारे जो सर लोग थे, हम लोग पढ़े हैं बचपन में। तो धीरे-धीरे व्हाइट बोर्ड आया, व्हाइट मार्कर से लिखने लगे। इसके बाद डिजिटल बोर्ड आ गया। तो ये भी क्या अतीत बताता है और उसके बाद दूरस्थ स्थानों तक यात्रा करने एक देश से दूसरे देश जाने लगे। ये तमाम बातें अतीत बताता है। ठीक है? उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार चलता रहा, इन सब बातों की जानकारी आप इतिहास से प्राप्त करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? ये पाठ्य पुस्तक है। ये किताब है जिसको हम किताब बोलते हैं। यह पाठ्य पुस्तक आपको बताएगा, इस संबंध में आपको जानकारी प्रदान करेगी। यानी उत्थान कैसे हुआ, यानी मानव समाज कैसे-कैसे अपने आप उत्थान किया, कैसे-कैसे सामाजिक विघटन होते चला गया, ये सारी बातें आपको अतीत ही बताता है और ये इतिहासकार कहाँ से बताते हैं? इतिहास से बताते हैं। अच्छा लग रहा है मुझे उम्मीद है आप ऊबिएगा मत, ऊबना मत, भागना मत। आपकी मर्ज़ी आप भाग जाते हो लेकिन ये कहीं न कहीं आपको किताब से दोस्ती सिखाएगा। हम भी पढ़ते हैं चूँकि हमें भी बच्चे को पढ़ाने में अच्छा लगता है और ये भी कहीं न कहीं नॉलेज काम आएगा। ठीक है? चलिए। सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उसकी बुनियादी बातों को समझेंगे। किसी भी मानव समूह जो हम मानव समाज में रहते हैं। समाज क्यों बोलते हैं? चूँकि मानव अकेला नहीं रहता है। हम जो मानव है, एक समाज में रहते हैं, है ना? मान लीजिए कोई गाँव है, गाँव का मतलब क्या? किसी गाँव में बसते हैं, तो गाँव कैसे बना? एक एक दूसरे से यानी हम वहाँ बसे, वहाँ फिर दूसरा मकान बना, तीसरा, तो वहाँ पे हम सभी मानव रहते हैं, तो मानव समूह बन जाता है। या समाज का विकास हुआ, चूँकि मनुष्य कहाँ समाज में रहेगा, समाज का मतलब क्या समझते हैं? सामाजिक प्राणी है, यानी समाज में रहते हैं, किसी न किसी गाँव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, वहाँ एक मानव तो नहीं होगा, एक इंसान तो नहीं होगा, 10-20 नहीं होगा, 100-200 होगा, तो समाज बन गया। इस विकास में स्थानीय परिस्थितियाँ, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण की विशेषताएँ सभी का योगदान होता है। यानी ये समाज बनता है, किसी भी समाज का जो विकास होता है, वह किस पे निर्धारण करता है? यानी हम जो सामाजिक प्राणी हैं, हम जो मानव हैं, वो सामाजिक प्राणी हमारा जो उत्थान या पतन होता है, कैसे होता है? यह स्थानीय परिस्थितियाँ, यानी वहाँ का समय, काल, खंड कैसा है? वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसा है? मान लीजिए पहले ज़माना में नदी किनारे लोग बसते थे, क्यों? क्योंकि पानी की उपलब्धता आसान हो। नदी के किनारे जो ज़मीन होता है, जो खेत होता है, वह जो उपजाऊ होता है, तो इसीलिए लोग वहाँ बसते थे। पर्यावरण की विशेषताएँ सभी का योगदान होता है। कभी आपने विचार किया कि नदी घाटियों कभी आपने सोचा जो नदी घाटियों में ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ? क्या कारण है? हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो आप पढ़ते होंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सब क्या कारण है कि सिंधु नदी था, नदी के किनारे ही मानव समाज क्यों बसता था? कभी सोचा आपने? सोचिए ना, ऐसा इसीलिए चूँकि आप सोच सकते हैं, आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बाहुल्य था। यहाँ खेती का काम आसान था। नदियों के रास्ते व्यापार की भी सुविधा थी। ऐसा ही अनेक परिस्थितियाँ सभ्यता के विकास में सहायक होती है। इससे आप ये समझिए कि नदी किनारे ही लोग क्यों बसते थे। किसी भी आप पुराने काल में देखते होंगे
इसीलिए बसते थे। रीज़न इसका ये होता है कि वहाँ पे उपजाऊ भूमि हो जाता है, पानी सुलभता से मिल जाता है ना? तो ये सब कारण होते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण हमारे रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है, क्योंकि अभी आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी आप जो पढ़ रहे हैं, हम जिस भारत में रहते हैं, इस भारत देश का भी उत्पत्ति हुआ होगा ना, जिस भारत को इंडिया कहते हैं, है ना? तो ये जो प्राचीन इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं? इस भारत को जानने के लिए पढ़ रहे हैं। इसीलिए भारत में कहाँ-कहाँ आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी, यह जानना आपके लिए ज़रूरी है। फिर आप कालक्रम के संबंध में जानेंगे। अच्छा लग रहा है आपको? इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली है। सुविधा के लिए हम इसे छोटे-छोटे कालों में बाँट देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? कहते हैं ना, छोटे-छोटे कालखंड किस आधार पर किया जाता है, ये आप जानेंगे। फिर आप यह भी देखेंगे कि अतीत की जानकारी, जो अतीत पुराने किन साधनों से आप प्राप्त करते हैं और तुलनात्मक रूप से इनका क्या महत्व है और उपयोगिता, सब बताएँगे। इतिहास के बारे में क्यों पढ़ते हैं, इन तमाम बातें को हम देखेंगे। है ना? चलिए, तीसरा अध्याय, इसमें जो तीसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय जो है प्रारंभिका। अब देखिए, चूँकि 14 अध्याय है इसमें, है ना? 14 अध्याय, तो तीसरा अध्याय में क्या पढ़ना है, वो भी बता दिया। तीसरे अध्याय में आप मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे, जब वो संगठित रहने लगा था, अर्थात एक समाज का विकास तो होने लगा था, मगर सभ्यता की जो सभ्यता की जो किरण है, अभी नहीं फूटी थी। तो अध्याय 3 में जो आप पढ़ेंगे, मानव समाज, जो मानव जो है समाज संगठित होने लगा, एक-दूसरे के साथ रहने लगा। आज जो हम लोग देखते हैं रिश्ता बनता है, मौसा-मौसी, फूफा-फूफी, चच्चा-चाची, भैया-भाभी, क्यों रिश्ता बना समाज में? रिश्तेदारी क्यों चली? ऐसे में मानव एक-दूसरे से जुटा रहेगा, यही मानव सभ्यता है। तो इतिहास को समझिए, इतिहास यही सिखाता है। इसीलिए अपने रिश्ते को नहीं भूलना चाहिए। क्यों कहता है लोग इंसान कहीं भी चले जाओ, जब अपने कहते हैं ना हिंदुस्तान और बिहार में जाति होता है, जातिगत राजनीति होता है। अरे मेरा बिहार तो बहुत आगे है, बिहार अपना बहुत आगे है। क्यों? जातिगत यहाँ नहीं है, क्योंकि हम लोग संगठित रहते हैं। कुछ भी है तो संगठन में रहिए, मजबूत रहिएगा। इन मनुष्यों का जीवन सरल था, परंतु कठिन भी। कंद-मूल जमा करके या शिकार करके ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। यानी ये खाना कम खाते थे, उस ज़माने में मसाला कम होता था, उस ज़माने में फल फल खाते थे लोग। हरी पत्तियाँ खाते थे, यानी उबाल के खाते थे। उस ज़माने में समझ सकते हैं आप, कंद-मूल जमा करके जानवरों का शिकार करते थे, इसको ज़रूरत को पूरा करते थे। फिर उन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों के औज़ार और हथियार बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने क्या किया, पत्थर, आज ना टेक्नोलॉजी आ गया है, आज ना आप लोहा का हथियार देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, बम, गोला बारूद, उस ज़माने में पत्थर के औज़ार बनते थे। चूँकि उनको जानवर का शिकार करना होता था और शिकार करके लाते थे, फिर वो खाना खाते थे। समझ गए ना आप? अब शायद आपको इनका महत्व आसानी से समझ में नहीं आए, मगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था। क्या भाई? क्या आविष्कार था? कि औज़ार जो बनाते थे, भाला, भरछा, ये सब इससे बनाते थे। उसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीखा, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आया। आग, क्योंकि मानव जो शिकार तो करता था, तो शिकार मतलब जानवर का शिकार करता था, तो शिकार करके लाता था, ठीक है, कच्चा खा लेता होगा, लेकिन धीरे-धीरे उसको उसको पता चला आग की खोज, आग के बारे में पता चला। कभी जंगल में आग लग गया होगा, आग की लपटें लग गई होगी, तो आग का पता लगा। इसके बाद जैसे ही आग का खोज हुआ, उसके बाद उसका जीवन आसान हो गया। समझ गए ना आप? कैसा लग रहा है ये बताइएगा सर? सेशन कैसा लग रहा है ये बताइएगा? अच्छा लग रहा है? मुझे उम्मीद है, देखिए, पहला चैप्टर में आपको बोरिंग लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पहला चैप्टर में आपको जो इसके पहला चैप्टर के अलावा 13 चैप्टर जो कक्षा 6वीं में है, उसके बारे में बताया है, वो जान लीजिए आप। नेक्स्ट चैप्टर से आपको अच्छा लगेगा, क्वेश्चन भी आपको चैप्टर 2 से ही मिलेंगे। अब वो अपना खाना पका कर खाने लगा, खुद को आग की मदद से ठंड और जानवरों से बचाने लगे। यानी क्या? आग, आग से क्या हुआ? ठंड का मौसम आया तो आग जला लिए, वहाँ बैठ जाते थे, तो ठंड का एहसास कम हो जाता था और इसी बीच में जब जानवर आने वाले होते थे, तो आग के डर से वो भागते थे। तो इनसे 2 काम होने लगे, आग का आविष्कार हो गया, आग का पता लगा और खाना भी वो पका-पका के खाने लगे, उनको ठंड का भी एहसास कम होने लगा और इससे जानवर भी जंगली जानवर भाग जाते थे। उनके जीवन का स्तर पहले से उन्नत हो गया। ये कब हो गया? जैसे-जैसे उन्होंने पत्थर का औजार बना लिया, आग का आविष्कार हो गया, आग की खोज कर लिए, इसके बाद धीरे-धीरे उनका जीवन जो है सुगम हो गया। समझ गए ना आप?
अब आते हैं चौथा अध्याय। यहाँ ध्यान दीजिएगा साहब प्लीज। चौथा अध्याय क्या है? प्रथम कृषक एवं पशुपालन। अब चौथे अध्याय के बारे में बताया है, ध्यान दीजिए क्या बताया है। ये चौथे अध्याय के बारे में बताया है। देखिए क्या बताया है, ठीक है? जानना चाहिए। इसीलिए कभी भी किताब पढ़िए। किताब पढ़ने में किसी को मजा नहीं आता, लेकिन किताब लिखने वाला बहुत मजा में किताब लिखा होगा। देखिए शिक्षक आप अगर बन गए तो आप मोहब्बत करना सीखिए। अध्ययन और अध्यापन लगातार करना होगा, आपको अधिगम करना होगा, खुद पढ़ना होगा। कुछ लोग बोलेंगे सर आप खुद पढ़ते हैं। जी बिल्कुल मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूँ। शिक्षक का काम है पढ़ना फिर पढ़ाना। लेकिन आपको पढ़ाने के लिए पढ़ के पढ़ाना पड़ता है। आप कैसे समझे, है ना? अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे अध्याय में आप संगठित समाज की जीवन शैली को समझ सकेंगे। खेती तो मनुष्य ने सीख ली, खेती तो सीख लिया। अब पशुपालन, व्यापार और यातायात में प्रगति आई। धीरे-धीरे क्या हुआ? आग का जब आविष्कार हो गया, इसके बाद मनुष्य क्या हुआ? समाज में संगठित रहने लगा। इसके बाद क्या हुआ? धीरे-धीरे खेती करने लगा। इसके बाद जानवर भी पालने लगा, पशुपालन भी करने लगा। इसके बाद धीरे-धीरे व्यापार करने लगा, एक जगह से दूसरे जगह। यातायात में प्रगति हो गया, यातायात का हुआ एक जगह से दूसरे जगह जाना। स्थिर और सुखी जीवन ने सोच विचार के लिए अवसर प्रदान किया। जीवन के अर्थ और महत्व को समझने, मृत्युपरांत जीवन की कल्पना करने की क्षमता बढ़ी। मृतकों के दाह संस्कार के तरीके सोचे सोचे गए। मिट्टी में सबको गाड़ने की प्रथा चली। यानी धीरे-धीरे बुद्धि का विकास होते चला गया। तब ना आज ये जो मानव है, आज जो मानव यहाँ तक पहुँचा है, और भी जानवर अपने आप को क्यों नहीं विकास कर पाए? मानव ही इतना आगे क्यों गया? क्योंकि मानव अपने आप को विकसित किए। धीरे-धीरे अपने आप को विकास करता चला गया। इसी प्रकार देखें तो जिस इंसान को हिंदू धर्म में क्या होता है? जलाते हैं। मुस्लिम में क्या होता है? उसको ज़मीन के अंदर दफना देते हैं। तो उस समय में भी मिट्टी में ही सब मरने के बाद उनको गाड़ने की प्रथा चली, जिसके साक्ष्य इस युग से मिलने लगते हैं। ठीक है? अब आते हैं 5वें अध्याय में क्या बोला है। 5वां अध्याय जो आपका है प्रारंभिक शहर प्राथमिक नगर। 5वां अध्याय में क्या बोला गया उसके बारे में देखिए। 5वें अध्याय में आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछेगा हड़प्पा के बारे में। यह वह चरण है जब मनुष्य ने कई अर्थों में सभ्य जीवन, सभ्य मतलब क्या? आज जो मानव समाज है, आज हम लोग नंगा तो नहीं चलते हैं ना। आज कपड़ा पहन के चलते हैं, कपड़ा पहनते हैं। कैसे बात करना है, कैसे बैठना है, तो हम लोग सभ्य हुए, सिविलाइज्ड हुए। यही सभ्य था। तो कई अर्थों में सभ्य जीवन आरंभ कर लिया था मानव समाज, मगर उनकी लिपि नहीं पढ़ पाने के कारण हमारे पास उनके लिखित साक्ष्य नहीं है। उस समय में मतलब कॉपी किताब तो था नहीं उस जमाने में, तो उस समय का साक्ष्य है ही नहीं, लिखित रूप से नहीं है। तो कैसे जाने भाई? तो उस जमाने के अवशेष मिले जमीन के अंदर से, कुछ कुछ मिला, उससे पता चला कि उस समय मानव कैसे। पुरातत्व या जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज और अध्ययन से इस संस्कृति की विशेषताएं हम जानते हैं। पुरातत्व जो जो पता लगाता है, इतिहासकार जो होते हैं, या जमीन के नीचे जो गड़ी वस्तुएं हैं, उससे जो पता चला, तब पता चला उस समय की संस्कृति की पता चला। अब नगरों का विकास हुआ, प्रशासन तंत्र नगर निर्माण को योजनाबद्ध रूप से व्यापार, कला, धर्म आदि जीवन के अनेकों क्षेत्र में मनुष्य ने एक उन्नत जीवन शैली को अपनाया। इन लोगों को लिपि की भी जानकारी थी। अनेक मोहरों पे उनके लेख मिले, जबकि लेकिन अभी तक उनको पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका। इसीलिए हमें पुरातात्विक सामग्री पे ही निर्भर करना पड़ता है। चलिए, अब आते हैं छठे चैप्टर में। छठा जो अध्याय होगा वो क्या होगा? छठवां अध्याय है जीवन के विभिन्न आयाम। उसमें क्या कहा गया है ये देखिए। छठे अध्याय में आप वैदिक काल के संबंध में पढ़ेंगे। वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा। ये जो युग था वैदिक काल, उस युग में क्या हुआ भाई? इतिहासकार जो पता लगा वैदिक काल में उस समय में किताब लिखे जाने लगे। यानी हम लोग धार्मिक हो गए, धर्म से जुट गए, भगवान पे विश्वास करने लगे। ये सब वैदिक काल में हुआ। उसी समय में वेदों की रचना हुई, जो आगम में लिखित रूप में नहीं था। इसीलिए इनके लिए श्रुति शब्द का भी प्रयोग होता है। उस समय में क्या हुआ? वेद तो था, वेद के बारे में था, लेकिन लिखा हुआ नहीं था। तो धीरे-धीरे क्या हुआ? वेदों की रचना हुई, जो आगम में लिखित रूप में नहीं था। इसीलिए इनके श्रुति शब्द का भी प्रयोग होता है। कालांतर में इनको लिखा गया। इस चरण के लिए वैदिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब वेद लिखा गया वैदिक काल में, तो इसको वैदिक संस्कृति के रूप में कहा जाता है। इसी काल में क्या हुआ भाई? यहाँ पढ़िए। अब धार्मिक और बौद्धिक रूप से मनुष्य एक उन्नत परिपक्व और सभ्य अवस्था में जा चुका था। विकास का क्रम चलता रहा। विकास का क्रम विकास का क्रम जो है चलता रहा। पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक काल के बीच जीवन का सरल रूप ज्यादा विकसित और जटिल बनता गया। धीरे धीरे मनुष्य का बौद्धिक धार्मिक विकास होता चला गया और वो आगे बढ़ते चले गए। 7वां अध्याय पे आते हैं। 7वां अध्याय क्या बोलता है ये देखते हैं।
दिखाई देगा आपको? चलिए, अच्छा लग रहा है सेशन? कैसा लग रहा है ये बताइए? मैं पानी पी लूँ? अच्छा लग रहा है सेशन? नेक्स्ट चैप्टर से आपको बढ़िया लगेगा। आप कमेंट कीजिएगा तो हम उस पे पढ़ा दिया करेंगे। चलिए, अब आते हैं 7वां अध्याय। 7वां अध्याय क्या है? यहाँ देखिएगा। 7वां अध्याय है प्रारंभिक राज्य। चूँकि आपको पता है भारत देश, जिस भारत देश में रहते हैं 28 राज्य है अभी फिलहाल और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन उस ज़माने में भी राज्य होंगे। चलिए इसको देखते हैं क्या बोलता है। क्वालिटी ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चलिए। कंप्यूटर है नीचे इसलिए देख रहे हैं। उस चरण को दर्शाता है जब भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में हुई प्रगति का एक समन्वित रूप सामने आया। राज्यों के विकास का क्रम आरंभ हुआ। इससे संबंधित सैनिक, प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां आरंभ हुई। दूसरी ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हो गए। बौद्ध और जैन, जिस बौद्ध और जैन धर्म को पढ़ाएंगे, इसी बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई इसी समय में, जिनका प्रभाव भारत ही नहीं विदेशों पर भी पड़ा। इस बौद्धिक विकास के संबंध में आप 8वें अध्याय में भी पढ़ेंगे। 8वां अध्याय जो आपका आएगा नवीन विचार, जो नए-नए, चूँकि मनुष्य विकास हो गया, मनुष्य का बौद्धिक और मानसिक विकास बहुत ज़्यादा हो गया, तो धीरे-धीरे लोग धार्मिक होते चले गए। आपको शायद यह पता नहीं कि इस चरण में बिहार का क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। आपको पता है ना, बिहार जो है भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। जिस मगध सम्राट अशोक की बात करते हैं, यही मगध आपको पूरे भारत को एकाधिपत्य बनाया हुआ था। यही मगध से विश्व के प्रथम गणराज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व के प्रथम गणराज्य की और भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में हुई। भारत में विश्व के प्रथम गणराज्य, जिस लोकतंत्र की बात आज करते हैं, जिस देश, अपना देश क्या है? लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। तो ये लोकतंत्र की जो कल्पना है, परिकल्पनाएं हैं और जो आज सच साबित हुआ, ये बिहार से ही सीख मिला। आज देश नहीं विदेशों में भी लोकतंत्र है, वहाँ गणराज्य है। वही लिखा है विश्व के प्रथम गणराज्य की ओर और भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में हुई थी। इसी तरह बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र भी बिहार ही था। अब आते हैं अध्याय 9। अध्याय 9 जो है प्रथम साम्राज्य, जो चैप्टर है अध्याय 9। अब आते हैं अध्याय 9 में क्या कहा गया। अध्याय 9 देखिए क्या बोलता है। अध्याय 9 में आप मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे। विशेषकर अशोक महान की उपलब्धियों से आप परिचित होंगे। जिस अशोक की बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपको क्लास 6 में ही मिलेगा। तो आपको ये पहला चैप्टर हमारा अतीत, 14 चैप्टर में से पहला चैप्टर हमारा अतीत, अगर ये पता है कि बाद बाकी जो 13 चैप्टर बचे हुए हैं क्लास 6 के हिस्ट्री में, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ये आपको फर्स्ट चैप्टर हमारा अतीत ही बताता है। इसीलिए आपको हम बता रहे हैं। इसीलिए कमेंट कीजिएगा सर अच्छा लगा, हम नेक्स्ट वीडियो एक बंदा भी करेगा, उसके लिए हम पढ़ाएँगे, उसके लिए हम पढ़ाएँगे। और वाक़ई में दोस्त बनाइए इसको, दोस्त बनाइए, मोहब्बत कीजिए, हमें तो बहुत अच्छा लगा। और वाक़ई में मैं सोच रहा हूँ शायद मेरा बेटा जब इस वीडियो को देखेगा, जब बड़ा होगा तो उनको भी अच्छा लगेगा, कि मेरे पिता ने कितना अच्छा पढ़ाया था। तो आप पढ़िए दोस्त बना के, मैं इसको पढ़ूँगा, चूँकि अपना अतीत और बिहार के बारे में जानने का और मौका मिलेगा। ठीक है? चलिए, विशेषकर अशोक महान की उपलब्धियाँ से आप परिचित होंगे, जिसने पहली बार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और भारत के पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। आगे चलकर इन्हीं संबंधों से भारत के सांस्कृतिक प्रभाव का विदेशों में प्रस्ताव हुआ। यही महान सम्राट अशोक, मौर्य साम्राज्य कहे तो, इन्होंने क्या किया? पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण दोस्ती का संबंध स्थापित किया। आगे चलकर इन्हीं संबंधों से भारत के सांस्कृतिक प्रभाव का विदेशों में विस्तार हो गया। चलिए, अब आते हैं 10वां अध्याय क्या बोलता है साहब। 10वां अध्याय आपको है शहरी एवं ग्राम जीवन। तो उस ज़माने में भी क्या हुआ? गाँव था और शहर था भाई, है ना? उसको देखते हैं क्या बोलता है। 10वां अध्याय जो है, 10वां अध्याय क्या बोलता है? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। 10वां अध्याय में ये बताया गया चूँकि मौर्य साम्राज्य का भी विघटन हुआ, पतन हुआ। तो उस पतन के बाद क्या हुआ? भारत की राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। विशाल साम्राज्य के स्थान पे अब छोटे-छोटे क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हुए। इनमें कुछ ऐसे भी राज्य थे जिसकी स्थापना विदेशी मूल के शासकों ने की। यानी मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे, सॉरी चैप्टर नंबर 10वीं में हम पढ़ेंगे इस चीज़ को।
और खत्म होने के बाद क्या हुआ, विदेशी विदेशी आक्रमणकारी आए, वहाँ के मूल वहीं के विदेशी मूल के यहाँ शासक बन गए। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, सांस्कृतिक आदान-प्रदान की प्रक्रिया चालू हो गया, क्योंकि विदेशी विदेशी आके यहाँ पे ईरानी, तुर्की, मुगल ये सब आके क्या हुआ, भारत में राज करने लगे। इसके बाद देश से विदेश से और संबंध होने लगे, देश को लूटने लगा। इसके बाद क्या-क्या हुआ आगे बढ़ेंगे। इसी काल में दक्षिण भारत में भी सभ्यता के विकास के साक्ष्य हमें मिलते हैं। दक्षिण भारत कहें तो भारत के नक्शे में आप दक्षिण साइड जाते हैं, वहाँ भी होने लगे। अब आते हैं 11वां चैप्टर क्या बोलता है। 11वां चैप्टर है सुदूर प्रदेशों से संपर्क। 11वां अध्याय जो है, 11वां अध्याय सुदूर क्षेत्रों में भारत के प्रभाव के विस्तार के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक है। आप यह जान सकेंगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म और उसके प्रभाव अधीन कला और शिल्प के क्षेत्र में नई परंपराओं का विकास हुआ। और 12वें और 13वें चैप्टर नए साम्राज्य और संस्कृत और विज्ञान, ये 2 चैप्टर जो है 12 और 13 अध्याय में आप भारत में होने वाली राजनीतिक और प्रशासनिक, आर्थिक ये सब आप देखेंगे। ठीक है? चलिए। और सांस्कृतिक प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, जबकि अंतिम अध्याय आपका हमारे इतिहासकार। इतिहासकार का है तो क्या भाई, हम शिक्षक हुए, पढ़ाने वाले, तो इतिहासकार जो इतिहास लिखता है। जबकि अंतिम अध्याय यानी 14वां अध्याय कक्षा 6वीं का हमारे अतीत से वर्तमान में, उसमें बताया गया कि आप कुछ प्रमुख इतिहासकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बच्चों, आप सभी को हम बोल रहे हैं, बच्चों, उपयुक्त प्रसंग से आपको यह अनुमान हुआ होगा कि इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस इतिहास को आप पढ़ रहे हैं, जिस इतिहास को हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों ज़रूरत आप समझ गए होंगे। क्योंकि ये हमारा अतीत है। जिस समाज में हम जी रहे हैं, कैसे-कैसे आगे बढ़े उसको भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि जिस हम मानव हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? हम समाज में संगठित कैसे होने लगे? और उस सभ्य समाज को हम लोग को भूलना भी नहीं चाहिए। और हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और इसी तरह आगे बढ़ना भी चाहिए। ये अतीत सिखाता है और उपयोगी है। आपने देखा होगा कि मानव समाज के विकास का क्रम लंबे समय तक फैला है। इसमें उत्थान और पतन यानी उठा भी ऊपर और नीचे। मौर्य साम्राज्य का उत्थान भी हुआ, फिर पतन हुआ, फिर विदेशी मूल के शासक आए। ये सब क्या हुआ? ये घटनाएँ हैं, दोनों बारी-बारी से प्रस्तुत होते हैं। इसके पीछे अनेक कारण होते हैं। इतिहास हमें उन कारणों को बोध कराता है और तभी हम अपने अतीत को जान पाते हैं। अतीत की जानकारी हमें अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करती है। अतीत अतीत क्या है? ये आपसे प्रश्न पूछे तो आप बोलना अतीत की जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप बताना अतीत के बारे में पढ़ना और उसके बारे में जानना, यानी बीते हुए कालखंड के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है भैया? इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे क्या होता है, हम अपने वर्तमान पुराने घटनाओं से, पुरानी गलतियों से सीख के जिस वर्तमान में अभी हम जी रहे हैं, उसको सुधार सके और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करती है अतीत। यही कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए आवश्यक और अनिवार्य है। हमारे लिए आवश्यक और अनिवार्य है। ये आपका चैप्टर खत्म हुआ और इसके बाद इसमें आपको कहीं प्रश्न आंसर नहीं है। ये आपको इतना बताता है कि कक्षा 6वीं यानी क्लास 6 का जो इतिहास पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। और इतिहास स्टार्ट होता है 6वीं से ही। ये भाग 1 है यानी कक्षा 6वीं का भाग 1, फिर भाग 2 यानी कक्षा 7वीं का क्लास 7, फिर क्लास 8 का भाग 3। तो फिलहाल हम क्लास 6 खत्म करेंगे। अच्छा लगा तो कमेंट बस कीजिएगा। बिल्कुल। और आप बोलिएगा सर ये बुक कहाँ से मिलेगा? तो वो भी हमने एक वीडियो बना के आपको बता देंगे। ये भी आपको नहीं चाहिए तो हम अपने एप्लीकेशन पे डाल देंगे। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है? ये देखिए, ये हो गया। अगला चैप्टर आपको हम ये पढ़ाएँगे, देख लीजिए आप। ये अध्याय 2। अध्याय 2 क्या होगा? अध्याय 2 हम पढ़ाएँगे आपको क्या, कब, कहाँ और कैसे। कैसे क्या घटना घटा, कहाँ घटा, कैसे घटा, ये तमाम बातें हम आपको अध्याय 2 में हम नेक्स्ट वीडियो आपको इस पे आएगा। कोशिश करेंगे आपको हम 5 दिन में आपको कक्षा 6वीं खत्म कर दें। 1 दिन में हम लगभग 3-3 4-4 लेक्चर डाल देंगे। ठीक है, आप बोलेंगे तो आप पढ़ पाएँगे तो। लेकिन वादा कीजिए वीडियो आप वादा ये कीजिए, आपसे हम वादा करना चाहते हैं कि प्लीज़ आप पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे। आप वादा कीजिए कि सर बिल्कुल हम पढ़ेंगे। देखिए, मेरे लिए नहीं पढ़िए, आप अपने लिए पढ़िए, आपकी नौकरी हो जाए यही हमारी शुभकामनाएँ हैं, है ना? तो कक्षा 6वीं क्लास क्लास 6 क्लास 6 का हम आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं और इतिहास में क्लास
ये बिहार सरकार का SCERT, बिहार सरकार आपको हम पढ़ा रहे हैं। और इसमें इतिहास, इतिहास है। कितने चैप्टर है भाई? इसमें टोटल चैप्टर है 14, 14 चैप्टर है। पहला चैप्टर हम खत्म कर दिए हैं। आपको मेरा प्रयास होगा एक दिन में आपको हम इसका 4 लेक्चर डालें, 4, 4 वीडियो हम डालें, 4 वीडियो डाल दें, जिससे कि आपका 5 दिन में आपका ये हम इतिहास खत्म कर दें। आप हमसे सहमत है तो बोलिएगा। आप यूट्यूब पे आपका जो परिवार है इसको आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो मिलता रहे। और एक वादा कीजिए कि आप बाद में देखने का ये नाटक मत कीजिएगा कि बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। बाद कभी नहीं आता है मेरे दोस्त। हम भी गलती किए हैं कभी। नौकरी तक 2,29,000 सब्सक्राइबर है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? प्लीज़, अपने लिए। अब बाद कभी नहीं आएगा। फिर हम बोल रहे हैं, आज अगर सोए हैं तो उठ जाना, मुँह धोना, बाथरूम जाना और बैठना, जितना देर पढ़ाएँ हैं। और चैप्टर 2 आपका बहुत बढ़िया चैप्टर होगा, अच्छा लगेगा। ठीक है? ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।